तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। टोइफल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 2026 में अगर कोई आना चाहता है तो वो क्या प्रोसेस करेगा, यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स के क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए एडमिशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर यूसुफज़ई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ कोई ऐसे पर्सनालिटीज़ इंट्रोड्यूस करूं जिससे आप कुछ सीख लें। तो आज मैं MIT में मौजूद हूं, मेरे राइट साइड पे प्रतीक बैठे हुए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि MIT में एडमिशन कैसे मिला, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है MIT में एडमिशन लेने के लिए तो आप कैसे लोग आ सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस प्रतीक। मुझे बताइएगा MIT का ख्याल कैसे आया और एडमिशन कैसे मिला। थैंक यू सो मच उमर। अभी तो जैसे आपको पता होगा US की सिचुएशन कैसी है, साउथ एशियन कंट्रीज़ को बेसिकली वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो US में मोर देन 40% स्टूडेंट्स साउथ एशिया से आते हैं, हमारी कंट्री से। अब जब उन पे बैन लग गया है तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हम लोग जैसे लोग जो पहले से यहाँ पे हैं, हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं और हमें आराम से एडमिशन मिल सकता है। बट इस प्रोसेस के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में अगर आप आखिरी में अप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस साल के सितंबर के लिए अगर आपको एक्सेप्टेड होना है तो आपको पिछले साल के अक्टूबर से तैयारी करनी पड़ेगी। वो होता है आपका फर्स्ट एंट्री में आपको जहाँ पे जैसे इन सब कॉलेजेस का एवरेज आपको कितना लगता है कि एवरेज इनटेक कितनी होती है। अगर 100 लोग अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो कितने लोग इस कॉलेज में सिलेक्ट होते हैं? MIT में मुझे तो लगता है कॉम्पिटिटिव है, बहुत कम लोगों को मिलेगा। बहुत कॉम्पिटिटिव है, इट्स 8%। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ये चीज़ कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड राउंड के लिए तो ये 20% तक चला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको बेसिकली सारे भरने पड़ते हैं। दे वांट टू स्टार्टिंग के 50% वो पहले से ही बुक कर लेते हैं। उसके बाद ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। उसके बाद आप GMAT दीजिए, GRE दीजिए, अपनी PhD का सर्टिफिकेट दिखाइए, अपनी पूरे वर्क हिस्ट्री दिखाइए, आखिरी तक कॉम्पिटिटिव हो जाता है। प्रोएक्टिव अप्रोच होने की वजह से ही आपको बहुत जल्दी तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, जिस तरह तुमने कहा कि इसका कॉम्पिटिटिव है, तो क्या इसका ये मतलब है कि सारे लोग डीमोटिवेट हो जाए कि यहाँ पे तो कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग आ सकते हैं जो बहुत ही ज़हीन हो, इंटेलिजेंट हो, जिसके मार्क्स तो 100 आउट ऑफ 100 हो। ये क्या है स्टेप वाइज अगर हम उसकी बात करें, ये कौन से प्रोग्राम्स सबसे पहले तो मुझे बताइए ऑफर करती है, और अगर कोई आना चाहता है, लेट्स अज्यूम अगर कोई 2026 आई थिंक 2025 का तो एडमिशन सारा कुछ क्लोज हो गया होगा, तो 2026 में अगर कोई आना चाहता है तो वो क्या प्रोसेस करेगा, यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी कॉस्ट, उसको पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा। अगर कोई हमें देख रहा है जो आना चाहता है, फर्स्ट स्टेप वो क्या करेगा? पहले तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए। इनके वेबसाइट में बहुत अच्छे से हर एक कोर्स के बारे में प्रॉपर गाइडेंस दी गई है। उनकी वेबसाइट आपको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। 148 लैंग्वेजेस इनकी वेबसाइट सपोर्ट करती है। MIT इज़ वन ऑफ द, देखिए आईवी लीग नहीं है, बट MIT उन कॉलेजेस में है जो आपके डेवलपमेंट के लिए बना है, लोगों के लिए बना है। ये पूरा शहर MIT और BU पर ही बना है बेसिकली। यहाँ पे अराउंड 50+ अंडर ग्रेजुएट हैं, 50+ पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के कोर्सेज हैं, और उसके बाद भी एडिशनल कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आपको DBA करना है, PhD करनी है, बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं। कोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। रिकमेंडेड किस लिए है, क्या कि बैचलर्स के लिए लेना चाहिए या मास्टर्स के लिए? कॉस्टली कौन सा ज़्यादा होगा? देखिए कॉस्टली, देखिए ये मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आप ये समझिए कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सालाना आपको कहीं नहीं तो आपको बैचलर्स में एक साल का 60,000 लग जाएगा, और मास्टर्स में वही 90,000 लग जाएगा। 90,000। तो ये कौन भरेगा? ये सेल्फ फाइनेंस पे आएंगे या स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं? स्कॉलरशिप भी देते हैं ये लोग। स्कॉलरशिप ऑब्वियसली मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, MIT आप ही लोग के लिए, MIT आराम से लोगों को देता है। उसमें आपको ये भी नहीं दिखाना है कि आपको 100 में 100 आए हैं। US का कोई भी कॉलेज आपको सिर्फ मार्क्स की वजह से नहीं बोलता है। आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ होने चाहिए, आपका ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए, आपने कुछ लोगों के लिए कर रखा हो। पैसे का कमाने के लिए तो सब भाग रहे हैं, आपने कुछ लोगों के लिए कर रखा हो, कोई आपकी चैरिटी चल रही हो, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट करता है। अगर आपने कोई NGO में काम कर रखा है या फिर ये सब चीज़ों में काम कर रखा है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप ये दिखा सकते हैं कि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे ना, अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास, अगर आप एक वो पर्सन है जो हाई इम्पैक्ट पर्सन हम जिनको बोलते हैं,
जैसे मैं भी अपना जब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंट्रीब्यूट करते हैं, हाँ इम्पैक्ट ये चाहते हैं, जब आपका एडमिशन हो रहा होगा तो आपको ये एक एडवाइज़र देंगे। तो मेरा मास्टर्स कोर्स था, मुझे एक एडवाइज़र दिया गया था। मेरे एडवाइज़र ने मुझे बोला था कि ऐसे में तुमको ये पोर्ट्रे करना है कि तुम एक हाई इम्पैक्ट पर्सनल हो। मैं अपनी सैलरी का 10% यूनेस्को किड्स के लिए देता था, किड्स के डेवलपमेंट के लिए, अपने इंडिया के, तो उनके लिए देता था जो पुअर किड्स होते थे उनके लिए। तो उसकी वजह से उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कि मेरे को 70% का डिस्काउंट मिला था अपने मास्टर्स के कोर्स के लिए, दिस मास्टर्स इन साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी का। तो ये इम्पैक्ट, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि देखो मैं तो, मेरे को आप समझ रहे होंगे कि मेरा 9 GPA आया था, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा 8 GPA आया था। यहाँ पे लोग के 10 GPA आ रहे हैं, यहाँ पे लोग 4 GPA लेके बैठे हैं, 4 out of 4 GPA लेके बैठे हाँ, हैं। हमारा तो क्योंकि 4 out of 4 होता है, तो तुम लोग का 8 होता है क्योंकि इंडिया में 10 होता है, ओके 10 में से मुझे 8 है। 10 में से तुझे 8 है, मतलब वही हुआ जिस तरह हमारा 4 out of 4 होता है। हाँ, तो हमारा 10 में से, मुझे 10 में से 8 है, लोगों को 10 out of 10 आ चुके हैं, लोगों को 100% तो GPA मतलब आता है। जीपीए का कोई मैटर नहीं है उसके GPA का साथ, मैटर बहुत, GPA थोड़ा सा पार्शियल उसमें कंट्रीब्यूट करता है। पार्शली कंट्रीब्यूट करता है। बेसिकली वो आपका इंटायर एज अ प्रोफाइल देखते हैं वो आपका, अगर आपकी प्रोफाइल वो है जो इनके इंस्टीट्यूट के साथ मैच करती है, क्या आप इस इंस्टीट्यूट का और अपना नाम आगे जा करके बढ़ाने वाले हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको लेंगे। जिस तरह मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, अभी जिस तरह रिसेंट केसेस में पाकिस्तान के स्वात जो एरियाज है, KPK का एरिया है, वहाँ पे सैलाब आया है, तो जिसमें बहुत सारी फाउंडेशंस है जो NGOs है, स्पेशली अल खिदमत फाउंडेशंस है, उसमें अगर आप लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई हाई प्रोफाइल कंपनी में काम किया है तो वो NGOs है वो आप लिख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बहुत मैटर करती है, ये आप लोग उसको देखते हैं। वॉलंटियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने की जरूरत है, आप वॉलंटियर वर्क कीजिए। ऐसे नहीं है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको पैसे लगेंगे, Okay. आराम से वॉलंटियर कीजिए। आप आपके अगल बगल में अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं कि आपके बगल में कौन से NGOs है, उसमें पार्टिसिपेट कर दीजिए। आपकी लाइफ का 10 मिनट आपको इतने बड़े इंस्टीट्यूट पे लैंड कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले लेट्स अज्यूम मैं MIT की वेबसाइट पे गया, मैंने कोर्सेज देखे, मैंने ये डिसाइड किया मुझे बैचलर्स के लिए आना है, मास्टर्स के लिए मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया। अब उसके बाद उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है, सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे US में डेफिनेटली एप्लीकेशन फ़ी एक लेते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए फ़ी होती है। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स के क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए एडमिशन के लिए। तो एप्लीकेशन फीस इज अराउंड $150 फॉर मास्टर्स, बट वो भी वेवर्ड ऑफ हो जाएगी। करेक्ट। अगर आप ये दिखा सकते हैं कि आपकी सैलरी यहाँ के 80,000 से कम है, आपकी 80,000 से कम है, जो कि डेफिनेटली कम जो कि होगी। डेफिनेटली हम 80,000 साउथ एशियन Correct. हम इंडिया पाकिस्तान वाले, हाँ। 80,000 आपका हो गया लगभग 80 लाख रुपए, या आपका तो ज्यादा ही हो गया, Correct, हमारा ज्यादा है। 3 हो गया। तो उतनी आपकी अगर सैलरी नहीं है तो आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो और आपका वेवर ऑफ हो जाएगा। वेवर ऑफ होने में हफ्ता भर लगता है। बड़े इंस्टीट्यूट जैसे MIT ज़्यादा टाइम नहीं लगाते इन सब चीज़ों में, और अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग में बढ़ रहे हैं तो उतने सारे फॉर्म्स नहीं आ रहे हाँ, होते हैं। सिर्फ एक फॉर्म होता है एप्लीकेशन फ़ी वेवर के नाम से, जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वो आपको आ जाएगा एप्लीकेशन फ़ी वेवर के नाम से, उसको आपने फिल करना है, जिसमें सिर्फ सिंपली ये होता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं एक ज़हीन बच्चा हूँ और मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है पेमेंट की, तो वो अच्छा एप्लीकेशन तो वे हो गई। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? उसके बाद देखिए, क्योंकि अभी सब कुछ शिफ्ट हो गया है, अभी इनको ये समझ में आ गया है ना कि कोई एग्जाम आपके, मतलब एक एग्जाम जैसे पहले दे देते थे ना, GMAT दे देते थे, GRE दे देते TOEFL, थे, GRE। TOEFL GRE दे देते थे। Correct। अगर आपने वो दे दिया तो आपकी मतलब वो हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और ये है वो सब हटा दिया गया है। आप ये चाहते हैं ना कि आपकी प्रोफाइल में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आप ये दिखा सकते हैं कि आपके पिछले कॉलेज में आप इंग्लिश में पढ़ाए गए थे, तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, TOEFL की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जहाँ पे काम कर रखा है, जिस वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रखा है, अगर आप उनसे ये लिखवा के दे सकते हैं कि हमारा मोड ऑफ वर्क, मतलब आप जो मेल भेजते हैं एक दूसरे को, वो अंग्रेजी में भेजते हैं, जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन है आपका, वो बेसिकली मॉडल्स वही बोलते हैं ना कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑपरेशन है। करेक्ट। वो लेकिन क्या है? अगर किसी ने जॉब नहीं की है, किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यूनिवर्सिटी से जो हमें मिलता है वो जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक सर्टिफिकेट होता है, जो सिर्फ ये क्लेम करता है कि जो हमारी जो स्टडीज है 3 साल पढ़ा है, 4 साल पढ़ा है, वो इसका जो मीडियम था वो इंग्लिश था, तो उससे काम चल जाएगा, उससे काम चल MIT जाएगा। में एडमिशन मिल जाएगी पक्का। वो उनको इसी चीज़ से मतलब है, वो आपको इस चीज़ के लिए नहीं करना चाह रहे हैं कि आप उस कंट्री से हैं जहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। मैं उस कंट्री से हूँ जहाँ पे अंग्रेजी, हमारे यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ साइड के लोग उतने अच्छे से अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। हम लोग अपनी हिंदी लैंग्वेज में ही बहुत ज़्यादा वो हैं,
हम लोग ए उसी में बात करते हैं। तो उसमें ये कुछ नहीं होता है, उसमें ये होता है कि ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्यों मांगते हैं, क्योंकि जो इनका मोड ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश है। अब ताकि आप वो समझ पाए। अब आप 90,000 दे रहे हैं, आप यहाँ पे पहुंच भी गए और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्लास में हो क्या रहा है, तो आपके 90,000 तो बर्बाद गए। वो बस ये मेक श्योर कर रहे हैं। उसके बाद एकेडमिक के कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए? एकेडमिक आपके 12th के सर्टिफिकेट चाहिए इनको, बैचलर्स के चाहिए अगर आप बैचलर्स के कर चुके हैं तो, और मास्टर्स कर चुके हैं तो मास्टर्स के। लेकिन जैसे मास्टर्स में मैं कर रखा हूँ तो एक्चुअली आपको ये भी नहीं चाहिए कि मुझे बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए थी। अगर मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैंने 6 साल काम कर रखा है जिस फील्ड के लिए, जिसके लिए मैंने मास्टर्स अप्लाई, रेलेवेंट फील्ड के एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने 10th पास किया, मैंने 10th के बाद डायरेक्टली मैं नौकरी में लग गया, मैं हासिल करने लग गया, मैंने खुद की एक कंपनी बनाई वो डूब गई, दूसरी कंपनी बनाई वो डूब गई, मैं किसी और के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी भी सिर्फ क्लास 10th का डिग्री है, लेकिन मैंने 5-6 साल इसमें ऐसे बर्बाद कर लिए। मैं अपना ये एक्सपीरियंस दिखा सकता हूँ और ये कॉलेज एक्सेप्ट कर, यही कॉलेज नहीं बाकी सारे कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा, एडमिशन आराम से मिल जाएगा। वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री क्या है, आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है कि नहीं है। आप ये दिखाइएगा कि आप इस कंपनी में काम कर रहे थे बैचलर्स के पास, जहाँ पे आपके 50,000 सैलरी थी, अगले साल आपने काम करना स्टार्ट किया, आपकी 20,000 सैलरी होगी, आपको नहीं लेंगे। वो ये देखना चाहते हैं कि आप लोग हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आपकी लेकिन ऐसी चीजें तो हमने इनकी वेबसाइट्स में कभी नहीं पढ़ी। ये आपको यहाँ की जो आप जब आप ऐसे फॉर्म भरते हैं ना, तो आपको जो बंदा मिलता है, जो एडवाइज़र मिलता है, जो आपको हेल्प करता है, वो जो एडवाइज़र मिलता है वो आपका बेसिकली इसी कॉलेज का स्टूडेंट होता है, जो अभी रिसेंटली उसने ये प्रोसेस के थ्रू गया होता है। उस जब वो आया था तो उसको एक और मिला था, जब वो आया था तो उससे पहले उसको मिला था। ये एक बेसिकली एक लेगेसी फ्रेमवर्क है, ये आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जनरली मिल जाते हैं। वो ये बताते हैं कि देखिए कॉलेज को इम्पैक्टफुल बंदे चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने क्लास 10th में एजुकेशन छोड़ दिया और आपने सोचा कि मुझे इस चीज़ को करना है, मेरा एम ये होना चाहिए, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। क्यों पैसों की ज़रूरत थी? क्योंकि ऑब्वियसली किसी की फाइनेंशियल कंडीशन है, आपको ये समझ में आया कि आपके लिए अभी जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपका करंट एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो आप उसके लिए आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे जितनी नॉलेज है मैं इसको अभी अप्लाई करना चाहता हूँ और अभी सक्सीड करना चाहता हूँ, और उसके लिए आप लगे हुए हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत लोगों से सुनी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो इनमें भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया, उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी स्कॉलरशिप्स मिली है जिनका यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे नाम तक नहीं है, हाँ। फुली फंडेड, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट को फोर्स किया है कि भाई हम डिजर्विंग है। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो चीज़ें वहाँ पे है, एक बेसिक गाइडलाइन तो है, ठीक है, मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन उसमें रास्ता निकल जाता है, उसमें डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पुश करते हो। इवन कि वहाँ पे अगर बाज लोग कहते हैं कि आईलेट्स तो स्पेसिफिकली लिखा है और यूनिवर्सिटीज को स्किप कर जाते हैं, कहते हैं यार आईलेट्स की या जीआरई की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपने हमेशा स्किप नहीं करनी है, प्रोसेस आगे बढ़ाना है। जब आप स्पेसिफिकली जिस तरह प्रतीक ने कहा एक एडवाइजर मिल जाता है, तो MIT, हार्वर्ड और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इनके एडवाइजर्स होते हैं, एक एडवाइजर के साथ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको फिर गाइड करता है। एक दफ़ा आपका एप्लीकेशन प्रोसेस गया तो थोड़े अरसे के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो आपको सारी चीज़ें गाइड करता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, आपके एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, अगर किसी के पायलट, टोफल, GRE, GMAT है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फी भी आपकी हो गई। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, क्या चेक किया जाता है? इंटरव्यू होता है, क्या होता है, टेस्ट होता है, फिजिकल होता है, क्या चीज़ होती है? बेसिकली एंड में क्या होता है कि आपको एक ऐसे देना पड़ता है। अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्टेड हो गया तो आपको एट द एंड ऐसे देना पड़ता है। उस ऐसे में क्या होगा? उस ऐसे में आपको अपनी लाइफ स्टोरी लिखनी पड़ती है। आप क्यों MIT आना चाहते हैं या क्यों आप हार्वर्ड आना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू बेसिकली कम हियर, और यहाँ की एजुकेशन आप लेने के बाद आप क्या करने वाले हैं, आपको इस करिकुलम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो पसंद आए, तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट रिसोर्स इज़ ऑब्वियसली द वेबसाइट ओनली। तो आप वेबसाइट पे जाइए, कोर्स के बारे में पढ़िए एंड गेट इनटू इट कि कौन कौन से टीचर यहाँ पे क्या क्या पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, आपको क्या करना है और यहाँ पे उस चीज़ को कौन पढ़ा रहा है। Okay. ये आपको ऐसे में लिखना पड़ेगा। इसका ये देखिए, आपको ऐसे का ही जो प्रोसेस है ना, वो आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आप खुद की लाइफ स्टोरी लिखनी है। आपको ऐसे प्रेजेंट करना है ना कि सामने वाले को लगे कि नहीं भैया इसको मिलनी चाहिए, ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये हमारे कॉलेज के लिए ही बना है, ये हमारा कॉलेज चूज कर रहा है।
हम इसे नहीं चूज कर रहे, ये हमारा कॉलेज चूज कर रहा है, उस ऐसे में ये इम्पैक्ट होना तो चाहिए। सारा सिलेक्शन उसी बेसिस पे होता है। मान के चलिए कि अगर आपका सिलेक्शन जब सेकंड राउंड निकल गया, जब ये प्रोफाइल सेलेक्टेड हो गई, तो 50% स्टूडेंट बच जाते हैं, ओके, तब फिर यही होता है। तो जिस बंदों की प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाती है उनको ऐसे का कहा जाता है। हाँ, उनको आगे मूविंग फॉरवर्ड के लिए उनके ऐसे सबमिशन के लिए ठीक है, ऐसे भी हो गया, लेट्स अज्यूम उनको पसंद आ गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके इंटरव्यू बाद का कोई प्रोसेस है? नहीं, उसके बाद आपको देखिए फिर दो चीजें होती है। अगर आपका ऐसे उनको बहुत पसंद आ गया तो आपको स्ट्रेट ऑफर लेटर दे देंगे। अगर आपका थोड़ा सा पसंद आया और उनको लग रहा है कि आपके प्रोफाइल में कुछ खचपच भी हो सकती है, ठीक है, तो वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर दे देता है। ओके, वो क्या होता है? कंडीशनल ऑफर लेटर में होता है ना कि उस पर कंडीशन लिखी रहती है ठीक है, कि मान के चलिए कि उनको ये लग रहा है ना कि आपने, उसको ये दिख रहा है कि आपकी इंग्लिश में पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपका ऐसे बहुत दमदार है, ठीक है, तो उनको ये लगेगा ना कि भैया इसने ये ऐसे किसी से लिखवाया है, घोस्ट राइटिंग बोलते हैं इसको, कोई है। आपकी जगह ऐसे लिख के दे रहा है। ये बहुत होता है, बहुत लोग पैसे दिलवा के घोस्ट राइटिंग करवा लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि आपको वो कंडीशनल देते हैं कि आप कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम निकाल के देखिए, हमें दीजिए, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो उसके लिए इंग्लिश कौन सा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, किसी को ये बोल देते हैं कि आप अपने सैलरी स्लिप दे दीजिए, कोई उनको ये बोल देते हैं कि आप 11th 10th का सर्टिफिकेट दे दीजिए, ओके, कोई ये बोल देते हैं कि अपने फैमिली इनकम का प्रूफ दे दीजिए। ठीक है, वो कंडीशनल होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन उनको क्या खटका, ठीक है, आपके पूरे प्रोफाइल में उनको क्या खटका कि उनको लग रहा है कि ये थोड़ा सा वो हो सकता है, ठीक है, तो वो कंडीशनल ऑफर लेटर होता है, उसमें एक कंडीशन होती है। उसके बाद आपको बेसिकली कॉलेज के डीएसओ को बोलना पड़ेगा, आपको ये बेसिकली ये कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें। कॉलेज के डीएसओज आपको I-20 देंगे, जिस पे आप फिर अपना वीजा प्रोसेस करवा पाएंगे। तो बेसिकली जब तक आपको ऑफर लेटर आएगा नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और जिस सेकंड ऑफर लेटर आ गया उस सेकंड से ही प्रोसेस स्टार्ट होता ठीक है। है। वो आपको I-20 देता है, उस पर अपना आप ट्रैवल, सो I-20 इज बेसिकली द ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन का डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे करेक्ट वीजा के लिए अप्लाई बेसिस करते पे हैं। आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ये I-20 का मतलब ये हो रहा है ना कि आपको बोल रहा है कॉलेज कि आप आ सकते हैं, आप यू आर फ्री टू, वी अलाउ यू टू कम, आप Correct. हम आपकी गारंटी लेते हैं बेसिकली। जिसको स्पॉन्सरशिप कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑफर लेटर का मतलब यही है कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है, आपको उसने एडमिशन दे दिया। I-20 वो डॉक्यूमेंट है जो इमिग्रेशन की एक रिक्वायरमेंट है जिसके बेसिस पे आप वीजा का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ऑफर लेटर मिल गया, उसके बाद I-20 का मिल गया, एडमिशन का क्या सीन है? एडमिशन का जो आपने कहा 90,000 लेसन, तो 90,000 इज अ लॉट ऑफ मनी। मुझे से गरीब बंदे के लिए ना $90,000 ये पूरे लमसम पे करने पड़ेंगे या इंस्टॉलमेंट में पे करने पड़ेंगे, या स्कॉलरशिप का क्या सीन है इसमें? कोई फाइनेंशियल एड हमें मिल सकती है या नहीं? इंस्टॉलमेंट ऑब्वियसली कर सकते हैं, बड़े कॉलेजेस आपको ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे कॉलेज के टाई अप्स होते हैं बहुत सारे बैंक के साथ, जो आपको बेसिकली लोन दे देते हैं पूरे अमाउंट का, क्योंकि ये बड़ा कॉलेज है। ये इसको हम लोग आईवी लीग नहीं बोलते हैं, बट Tier 1 कॉलेजेस बोलते हैं। Tier 1 कॉलेजेस को कोई भी लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, कोई भी बैंक। यहाँ के बैंक के साथ टाइप्स होते हैं, वो दे देते हैं। स्कॉलरशिप आपको कंडीशनल ऑफर लेटर पे भी मिल जाएगी जब आपका एक्सेप्ट होता है। अब मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये सिर्फ इनिशियल फेज के लिए है। मैं ये जितना भी आपको बता रहा हूँ ये सब स्टार्टिंग में, अगर आपने अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दिया, दिसंबर में अप्लाई कर दिया, जनवरी में अप्लाई कर दिया, ये सब उसी टाइम के लिए है, क्योंकि उसके बाद तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। उसके बाद तो आपको वो लोग मिल रहे हैं जिनका 10-10 CGPA है, प्लस उनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं, प्लस उन्होंने NGO सब कुछ कर रखा है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, दिस इज प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उस समय थोड़ी सी कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साल पहले से नहीं सोच रहे होते हैं और 1.5 साल पहले से इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं। आपको प्रिपेयर 1.5 साल पहले से करना पड़ेगा 1.5 साल बाद जाने के लिए। तो अब वो समझिए, इसका प्रोसेस मैं ये ऐसे बोलूँगा ना कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे मिशंस चल रहे हैं जो आपको एक्चुअली स्कॉलरशिप्स देते हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत सारे चल रहे हैं। आप यहाँ के बहुत सारे फाउंडेशन है, साउथ एशिया के बहुत सारे फाउंडेशन हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम बहुत कम है तो उसके बहुत सारे फाउंडेशंस हैं। विमेन इन फाइनेंस के हैं, विमेन्स इन एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, विमेन्स इन मेडिसिन के हैं। आपकी जो भी फील्ड का है ना, विमेन का आपका 5-6 तो मिल ही जाएगा। अगर आप लड़के भी हैं तो इफ़ यू आर
कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड सोसाइटी यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत कम्युनिटी सपोर्ट भी है। आप अगर यहाँ पे अपनी कम्युनिटी से बात कर लीजिएगा तो वो भी आपको हेल्प। एशियन कम्युनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। एशियन कम्युनिटी है ही। मैंने आपको कैसे बताया कि यहाँ पे 50% ऑफ जितने भी यहाँ पे एजुकेशन होते हैं ना, वो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी के ही हैं। तो आप वो चीज़ सोचिए कि हमारा कितना कितना स्ट्रांग यहाँ पे हमारा नेटवर्क होगा। और प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है? प्रोग्राम कितने साल का होता है मास्टर्स का? मास्टर्स 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। लेट्स अज्यूम आपको ये सारा कुछ मिल गया, आपका सारा प्रोसेस हो गया, यहाँ पे आगे लाइफ तो यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने सुना है क्योंकि बॉस्टन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैनेज कैसे होता है स्टूडेंट्स लाइफ में? आप लोग मैनेज कैसे करते हो ये जो सारी लिविंग एक्सपेंसेस की फीस है? जॉब अलाउड है, आप जॉब कर सकते हो, नहीं कर सकते हो प्रोग्राम के साथ? कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप F1 वीज़ा पे हैं। F1 वीज़ा पे आप बेसिकली वर्क नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो कॉलेज के अंदर वर्क हुआ तो आप वो कर सकते हैं। Okay, बट campus. जनरली यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स बहुत लिमिटेड होती हैं और वो बेसिकली रेफरेंस पे आती हैं। तो अगर आपका कोई यहाँ पे भाई पहले पढ़ता था तो उसके रेफरेंस से आपको जॉब लग सकती है, अदरवाइज दैट इज नॉट समथिंग दैट अगर मिल गई तो कितनी पे कितनी होती है? मंथली बहुत- होती है, वीकली होती है, आवरली होती है, कितनी होती है? पे आवरली होती है। डिपेंड्स लाइक $10 से लेके $15-20 तक। कितने That घंटे is- काम कर सकते हो वीक में? आप 4 घंटे मतलब बेसिकली आप वीक में 20 घंटे काम कर सकते हो। Okay, 20 घंटे allowed है, max. मैक्स F1 पे कॉलेज के अंदर 20 घंटे अलाउड है। ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैक्सिमम 20 × 20 मान लीजिए तो $400 हो गया। ठीक है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। एवरेज यहाँ पे जो एक्चुअल ट्रुथ है 120 से 150 जिनको मिली है वो, विच इज़ आई वुड से विच इज़ इनफ फॉर अ स्टूडेंट टू सर्वाइव बेसिकली। अगर आपके घर से कोई बैकिंग नहीं है तो देखिए आपको रेंट तो देना ही पड़ जाएगा। तो रेंट कितना है बॉस्टन में अगर MIT के पास ही? क्योंकि जाहिर सी बात है MIT में MIT के पास आप MIT के पास तो आम ही लोग रह सकते हैं। MIT के पास अगर आप रहना चाह रहे हैं तो आप उन लोगों में क्योंकि हैं दरिया के इस पार MIT है, दरिया के उस पार बॉस्टन यूनिवर्सिटी बॉस्टन है। यूनिवर्सिटी। तो कहाँ रहेंगे? क्लास अगर तुम्हारी 7-8 बजे है तो आ पाओगे यहाँ पे? बॉस्टन में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओके। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत अच्छा है, कोई ट्रैफिक से जूझना नहीं है आपको। आप इस शहर के किसी कोने में भी रहिए, MIT पहुंचने में आपको 30 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। 30 मिनट के लिए तो हम एशियन कंट्री से 30 मिनट का ट्रैफिक हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग वो 2-2 आसान। घंटे ट्रैफिक में रह चुके हैं। आप यहाँ से 10-15 माइल भी दूर रहिएगा, जैसे मैं और उमर, हम लोग मेडफर्ड में रहते थे। कितना दूर था, हम लोग एक बस एक ट्रेन चेंज करके आते थे सुबह 9 बजे की क्लास करने के लिए। हम लोग 8:30 बजे निकलते थे और हम लोग क्लास में पहुंच जाते थे आधे घंटे। कम से कम 20-22 माइल होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1.5-45 किलोमीटर्स होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे घर के सामने से बस उठाती थी, ट्रेन स्टेशन ले जाती थी, ट्रेन स्टेशन से हम लोग डायरेक्टली पहुंचते थे। 5 मिनट का भागना होता था। और ये कितने पैसे बचाता? बहुत सारे। अगर आप यहाँ पे रहिएगा, ये कैम्ब्रिज और MIT का इलाका है, यहाँ पे आपको आई थिंक 1 BHK का कॉस्ट इज अराउंड $3,000 पर मंथ। हम कितने पे करते थे? हमारा वहाँ हम पे लोग दोनों मिला के 1800 पे करते थे। 1800। करेक्ट। तो दूर रहने का यही फायदा है, मतलब आपको करीब रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, जो मतलब 25-30 किलोमीटर तक बन जाते हैं। और यहाँ पे वो मसला नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है तो आप दूर से भी आओगे तो आपको वो मतलब क्या चाहिए यार, लोगों को व्यू चाहिए। व्यू का आप क्या करेंगे? व्यू तो आप क्लास के लिए आओगे तो बैठ जाओगे, यहाँ पे आपको कोई कहेगा नहीं। जिस तरह हम अभी रात के तकरीबन 9:30-10 बजे हैं, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह नहीं है कि कैंपसेस बंद होंगे। ये बंद नहीं होगा, ये ऐसे ही 24 आवर्स चलता रहेगा। फूड का कितना आएगा यहाँ पे? फूड देखिए, अगर आप ग्रुप में रह रहे हैं, 5 बंदे रह रहे हैं, सब एक दूसरे का खाना बना रहे हैं, तो ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। आई वुड से अगेन $400, $300 to $400 आ जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से खा रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगा आप जो एस्टिमेट है ना 300-400, वो बेसिकली बाहर खाने से आता है। घर में आप खाना नहीं बना रहे हैं क्योंकि सुबह से शाम तक तो आप कॉलेज में ही हैं और असाइनमेंट और वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी क्या एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स के? बाकी एक्सपेंसेस मैं बोलूँगा, आई मीन ऑब्वियसली अगर आप बॉस्टन में रह रहे हैं तो आप घूमिए फिरिएगा भी। बॉस्टन इज़ अ मेल्टिंग पॉट, आप मान के चलिए। यहाँ पे म्यूजियम्स हैं, क्या बोलते हैं, जब स्नो हो जाती है तो यहाँ पे आइस स्केटिंग रिग्स हैं, यहाँ पे जू है,
यहाँ पे 3-4 म्यूजियम पे रॉबर्ट एफ कैनेडी का भी म्यूजियम है, यहाँ पे एक साइंस म्यूजियम है, ऑडिटोरियम्स हैं। अभी यहाँ पे डक टूर्स भी होते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली आप अब इस शहर पे आए हैं तो ऑब्वियसली इस शहर के सारे फ्लेवर्स लीजिएगा, उसके ऑब्वियसली थोड़े से खर्चे हैं, वो आप मान के चलिए कि आप यहाँ के नेटवर्किंग इवेंट्स या फिर यहाँ के जो सोशल इवेंट्स हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, लेट्स टेक इट लाइक $200, $100 to $200। ये आपको रश सुनाई दिया? ये यहाँ के स्टूडेंट्स है, 9:30-10 बजे है और इनकी अभी तकरीबन क्लासेस ख़त्म हो गई और अभी भी आएंगे जाएंगे। तो ये कैंपस जो मैं आपको बता रहा था, तो थोड़ा सा आपको मे बी वॉइस सुनाई नहीं दे पा रहा होगा, तो तकरीबन अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो $1600, $1700, $1800 तक हो जाता है। हाँ। तो मतलब इस 1 साल के प्रोग्राम के दौरान आपने कहा कि अगर आपको अलाउड है, चांस मिल गया रेफरेंस से या बाकी चीज़ों से, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। 1 साल के लिए आपको जॉब नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, 1 साल के बाद क्या सीन है? जॉब आसानी से मिल जाएगी MIT ग्रेजुएट्स को या मुश्किल है? और क्या सीन है और कितने की मिलेगी? मिनिमम ऑफर अगर आपको मिल गई कितने की मिलेगी यहाँ पे, या वापस जाना पड़ेगा? देखिए, ऑन पेपर हर MIT ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी कॉलेज से निकलने के बाद 120K है, बट दैट इज ऑन पेपर। एनुअल एनुअली 120K, बट दैट इज ऑन पेपर। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा टफ है। अभी जितने भी हम लोग बाहर से आ रहे हैं, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ पे कंपनियों को ऊपर से गाइडलाइंस मिले हुए हैं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो F1 पर है उसे नहीं हायर किया जाए, या फिर जो कंपनी जिसको हमारी बहुत ज़रूरत रहती है तो ऑब्वियसली वो हायर करती है, वो बहुत कम पे हायर करती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी है ऑब्वियसली, एंड दे अंडरस्टैंड कि हम इतना इन्वेस्ट करके आए तो हम लो पेमेंट पे काम करने के लिए। बट अगेन, जैसे मैंने बोला कि नेटवर्किंग इवेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए। देखिए, यहाँ पे इस कंट्री में स्किल उतना मैटर नहीं करता है, ऐसी कोई सी नौकरी नहीं है जो आपको वो सिखा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हर जॉब में जाइएगा तो आपको 2-3 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा। दे विल टीच यू द जॉब दैट दे हायर्ड यू टू डू। सिखाएंगे पहले वो आपको? सिखाएंगे, वो आपको 3 महीने सिखाएंगे। जैसे कोई लेने नहीं किया, क्या पढ़ा है क्या लिखा है? कुछ नहीं, वो आपको 3 महीने में ग्राउंड से सिखाएंगे। Okay. वो आपको ऐसे सिखाएंगे ना कि आप 8वीं के बच्चे हैं, और आपको PhD तक पढ़ाएंगे। जितना वो कंपनी कैसे काम करती है, जो जो टूल्स काम करती है, उसमें आपको फ्लुएंसी लेके आएगी। वो हायर इसीलिए नहीं करती है, वो हायर आपके एप्टीट्यूड के लिए करते हैं। यहाँ के इंटरव्यूज़ हमारे यहाँ के इंटरव्यूज़ की तरह नहीं है, वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितना है। आप मास्टर्स करके बैठे हुए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको क्यों हायर कर रहे हैं? वो आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, उस पर हायर कर रहे हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ के इंटरव्यूज़ आर नॉट दैट हाईली टेक्निकल, बट इट्स मोर अबाउट व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। वो आपको सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सिचुएशन क्वेश्चन के आंसर्स करने। क्योंकि मैंने सुना है कि जॉब्स भी एज कम्पेयर टू हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। यहाँ की बैंकिंग जॉब्स, जिस तरह मैंने बहुत सारा पूछा है, वो कहते हैं 3-4 लोगों को डील किया और कहते हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मैंने कहा शुक्र मनाओ पाकिस्तान में नहीं हूँ, स्टेट बैंक के बाहर और नॉर्मल बैंक्स के बाहर, और अंदर इतना रश होता है ना। अच्छा, वर्क परमिट का क्या सीन है? वर्क परमिट, आप जो ग्रेजुएट हो गए, वो कितने साल का मिलता है? उसके बाद फ्यूचर का क्या है, स्टेटस का क्या सीन है, फंड से चेंज कैसे होगा? कोई परमानेंट रहना चाहता है, उसके क्या तरीके हैं? तो आप अगर नॉर्मल मास्टर से ग्रेजुएटेड है तो आपको 1 साल का मिलता है एक्सटेंशन। उसको नॉन स्टेम वाला जो होता है। नॉन स्टेम, बट स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। करेक्ट। इनको 3 साल का मिलता है, जिसमें फर्स्ट ईयर तो नॉर्मल बाकी लोगों के लिए होता है, OPT होता है। 2 ईयर एक्सटेंशन मिलता है ठीक है। OPT का। उसके लिए आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप एक्चुअली अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको किसी ने हायर कर रखा है। दैट इज द ओनली टू। मतलब 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। 3 साल का वर्क सात परमिट अल्फाज में बताएं। हाँ। अच्छा, 3 साल के बाद क्या सिस्टम है? देखिए, 3 साल में आपको किसी ना किसी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उनको कन्विंस करवा लेना पड़ेगा कि आपके लिए वो H1B के लिए अप्लाई करते हैं। आपको H1B के लिए अगर किसी कंपनी ने अप्लाई कर दिया और आपका एक बार H1B हो गया, तो फिर आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। H1B क्या होता है? H1B आपका यहाँ पे बेसिकली इट्स ऑल्सो वर्क परमिट, बट H1B मिलने के बाद आपको स्टेम में काम करना है ये नहीं है, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। Okay. जैसे जो आपका OPT है वो आपके F1 पे है,
बेसिकली आपका ओपीटी जब तक चल रहा है, तब तक आपने जो कॉलेज में पढ़ रखा है ना, आपको वही चीज़ करनी है। बट आपको जैसे ही किसी कंपनी ने H1B दे दिया, देन यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर। अब अगेन अगर आप एम्प्लॉयर चेंज कीजिएगा तो H1B अपडेट करना पड़ेगा। H1B की वैलिडिटी 3 साल की होती है, तो आपको 3 साल तक H1B चलता रहता है। और उसके बाद ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा? उसके बाद जैसे ही आपको H1B मिल जाए, आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। वो भी अगेन सी H1B इज ऑल्सो अ लॉटरी, एंड ग्रीन कार्ड के भी इट्स नॉट अ लॉटरी, बट इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीज एंड कोटास पे होते हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ करके आके जॉब मिलके 90,000 बंदा कमा लेता है या नहीं कमा लेता? देखिए कितने अरसा में स्टार्टिंग में कमा मुश्किल लेता है, है? स्टार्टिंग में मुश्किल है, स्टार्टिंग में 2-3 कितना साल आपको- लगेगा? देखिए अब मैं ये नहीं बोलूँगा, मतलब वो बोलते हैं ना कि कनेक्शंस आपके अच्छे हुए तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। मतलब आई वुड नॉट इवन से लक की बात है, आपको बस लगे रहना है, ब्रेक आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आई वुड गिव इट लाइक कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ ही जाएगी, मैं मानता हूँ। इतना तो वहां पे भी करना पड़ेगा, मतलब उससे इतना- बेहतर है। हाँ, उससे बेहतर है, लेकिन एक बार आपको जॉब मिल गई ना, तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन है। 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे, जिसमें ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। आपको मुश्किल से आप मान के चलिए कि जो बंदा इंडिया में काम कर रहा है ना, जितना एफर्ट वो 1 घंटे में डालता है ना, उसको पूरे एक दिन में डालना है। और जितना एफर्ट वो घर जाने के बाद डाल रहा है अपने अगले दिन के लिए, वो उसको डालना ही नहीं है। क्योंकि काम यहाँ पे ये लोग ये समझते हैं ना, काम काम है करेक्ट, रिलैक्स है यहाँ पे थोड़ा और सा लाइफ environment। लाइफ है। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे दोस्तों को जॉब्स मिली है और हम हैरान थे। और वैसे भी नहीं है कि मतलब एक को सैंटेंडर में मिली है, दूसरों को अच्छा KPMG और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में, वो भी नहीं है कि छोटे छोटे नाम है। और जब हम उनसे बात करते थे तो वो, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्कहॉलिक थे, काम उनको अच्छा लगता था, हमारी तरह तो नाराज थे नहीं, तो वो कहते थे कि यार हम मांग के काम मांगते हैं कि यार हमें काम दे दो, काम दे दो। उनको काम, मैंने कहा भाई खुश रहो, दूसरा जॉब करो उसके साथ। तो ये सारी बातें थी, बातें तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन ये सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीख लिया हो। मैं इस यूनिवर्सिटी का लिंक तो सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने जाना है, अपना प्रोग्राम की रिसर्च करनी है और कोशिश करें एक दफ़ा अप्लाई करके, प्रोसेस करके देख ही ले। कुछ पैसे नहीं लगते इसमें, फी वेव कर दे, एप्लीकेशन फी वेवर के जरिए से आपकी फी वेव हो जाती है। और ट्राई करें, कोशिश करें, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट फ्राइडे किसी और के साथ आएंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वस्सलाम।